हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय ए के सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम रूल्स ऑफ वर्ब में डिस्कस करते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 को हम देखेंगे जब प्लूरल नाउन निश्चित माप, मेजरमेंट या रकम या दूरी सूचक हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है गाइस, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 70 माइल्स यूज हुआ है वो एक निश्चित माप मतलब दूरी सूचक ए वर्ड है, मेजरमेंट को शो कर रहा है कि 70 माइल्स मतलब कि जो 70 मील है, 70 मील है वह एक लंबी दूरी है। तो ये दूरी सूचक है, इस नाते आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे वर्ब जो है यह सिंगुलर यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। और अगर बात करें सेकेंड सेंटेंस की, 20 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 20 रुपीज जो है ये शो कर रहा है अमाउंट को शो करने के नाते यहाँ भी आप देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो इस चीज का ध्यान देंगे कि जब मेजरमेंट और अमाउंट की बात हो तो जो आपका वर्ब होगा वह सिंगुलर में होगा। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 15 को। रूल नंबर 15 में हम देखेंगे कि वेजेस, पेन्स और मीन्स, इसको हम नाउन में आपको बता चुके हैं और चूंकि वो नाउन का पोर्शन था, यहाँ पे हम जो है वर्ब के पोर्शन को देख रहे हैं कि इनके साथ कैसे वर्ब प्रयोग होते हैं। तो हम देखेंगे कि वेजेस, पेन्स और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द पेन्स ऑफ लाइफ आर, यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्ब यूज हुआ वो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबेरेबल, मतलब कि जीवन के जो कष्ट होते हैं वो असहनीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सेंस में यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। मच पेन्स हैज बीन टेकन, मच पेन्स हैज बीन टेकन कहने का मतलब कि बहुत दर्द सहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हैज सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है। उसी प्रकार से हम देखेंगे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि जो पाप का मूल्य, जो पाप की मजदूरी है वो क्या है, डेथ है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है, इस सेंस में यूज किए हैं। लेकिन वहीं पे जब वेजेस ऑफ दिस लेबरर्स, यानी कि जो ये मजदूर हैं इनकी जो मजदूरी की बात हो रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ब जो है प्लूरल यूज हुआ है। तो इस चीज का ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब मजदूरी की बात होती है तो मजदूरी के सेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे लेबर की मजदूरी की सेंस में यहाँ पे आर का यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। देखेंगे उसी तरह से द मीन्स यू एडॉप्टेड इज नॉट फेयर, यानी कि जो साधन आपने अपनाया वह फेयर नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस सेंस में आप देख रहे हैं कि जो साधन आपने अपनाया, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे हम जो है इसके साथ एक दूसरा का सेंटेंस लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि अनफेयर, अनफेयर मीन्स were used on large scale, large scale। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ब यूज हुआ है वो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। अनफेयर मीन्स यानी कि जो गलत साधन है, वर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे जो है यह प्रयोग किए गए थे। इस सेंस में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वह प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब कि इनके साथ हम अर्थ के अनुसार हम वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल हम यूज कर सकते हैं। इस चीज का यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से यह रूल नंबर 14 और 15 रहा। अब हम डिस्कस करेंगे अगले रूल को, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद एस का प्रयोग जो है अवश्य होता है।
इस चीज का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे रूल नंबर 16, रूल 16 फॉर एग्जाम्पल, describe regard mention define treat represent गाइस, ये ऐसे वर्ब हैं इनके बाद जो है एस का प्रयोग होता है। इनके बाद जो यूज करेंगे हम एस का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, शी रिगार्ड्स मी एज हर गार्जियन, अब यहाँ पे देखिए वर्ब है आपका रिगार्ड और इसके बाद यहाँ देखिए एस का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये जो वर्ब है, इन वर्ब के बाद हम एस का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई ट्रीट हिम एज अ जेंटलमैन, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो ट्रीट है और इसके बाद यहाँ पे एस का यूज हुआ है। तो इसी प्रकार से ये वर्ब जहां भी यूज होंगे इनके बाद हम एस का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, इस रूल का हमेशा हम यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे हम देखेंगे रूल नंबर 17 को। रूल नंबर 17 में जैसे डेयर, नीड, मेक, सी, हियर, चूज, थिंक, अपॉइंट के बाद हमेशा ये ध्यान रहे कि टू या एस का प्रयोग नहीं होता, है। इस चीज का हम ध्यान देंगे। जैसे अगर हम सेंटेंस के माध्यम से देखें तो आई डेयर नॉट अपोज हिम। ओके गाइस, अब अगर यहाँ पे इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से लिखते कि आई डेयर नॉट टू अपोज हिम, तो यह जो आपका सेंटेंस है ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि इन वर्ड के बाद जो है ना तो एस टू का प्रयोग होगा और ना ही एस का प्रयोग होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई मेड हिम लाफ। अब यहां देखिए जो मेक है इसी का यहाँ पे यूज हुआ है सेकेंड फॉर्म और इसके बाद भी टू का यूज नहीं हुआ है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि आई मेड टू हिम लाफ, तो यह जो आपका सेंटेंस होगा वह हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इन चीजों का ध्यान देंगे कि इनके बाद जो है हम टू या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा इन चीजों का ध्यान देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस से संबंधित और इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें जो है प्रिंसिपल क्लास में क्या यूज करते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लास है उसमें हम क्या यूज करते हैं, इन सारी चीजों का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। रूल नंबर 18। ठीक है, इसमें गाइस हम एक चीज का ध्यान देंगे, हम सेंटेंस के माध्यम से ध्यान देखेंगे। इफ ही कम्स
टू मी आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम। ओके गाइस, अब यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि इफ या व्हेन से अगर क्लास जो है इफ या व्हेन से आरंभ होने वाली जो क्लास है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में हो, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लास है वह इफ से शुरू होने वाली क्लास यदि जो है वह प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में हो, तो जो प्रिंसिपल क्लास होगी, प्रिंसिपल क्लास वह सिंपल फ्यूचर में होगी। इस चीज का ध्यान देंगे कि यदि कोई क्लास इफ या व्हेन से, यानी कि कोई क्लास जो है इफ से या व्हेन से शुरू हो रही हो और वह जो क्लास हो वह प्रेजेंट में हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वह जो क्लास हो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में हो। किसमें हो? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे ही कम्स टू मी, यहाँ पे देख रहे हैं कम्स, यानी कि ये सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। तो यदि यह क्लास जो है इफ या व्हेन से शुरू हो रही हो तो ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास हमेशा सिंपल फ्यूचर में प्रयोग होगी। अब ये देखिए आपका प्रिंसिपल क्लास है जो कि आई सेल का यूज हुआ है, मतलब कि सिंपल फ्यूचर में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी यह इफ से शुरू होने वाली क्लास है, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास जो आपकी है वह देखिए सिंपल प्रेजेंट में है और इफ या व्हेन से शुरू है, तो कंफर्म है कि जो प्रिंसिपल क्लास होगी वह हमेशा सिंपल फ्यूचर में होगी। इस रूल को हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सपोज करिए कि इस तरह से लिख देते हैं कि इसको कि इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो यह सेंटेंस आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ऐसे सेंटेंस का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं रूल नंबर 19 में। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 ये कह रहा है कि यदि जैसे कोई क्लास हो, इफ क्लास में जो होने वाला कार्य हो वो असंभव हो, अवास्तविक हो और काल्पनिक हो। इन चीजों का ध्यान देंगे। असंभव, अवास्तविक और काल्पनिक, ठीक है। यानी कि इफ क्लास, जो इफ वाली क्लास है, यदि उससे असंभव, अवास्तविक और काल्पनिक इस तरीके का अगर जो है भाव प्रकट होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इफ क्लास में वर्ब हम वर का यूज करेंगे। जो इफ क्लास होगी उसमें हम वर्ब क्या करेंगे? वर का यूज करेंगे। और जो प्रिंसिपल क्लास होगी उसमें हम वुड का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान देंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। अब यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि काल्पनिक, कल्पना की चीजें हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इफ वाली क्लास है ये कैसी है? ये काल्पनिक है। काल्पनिक होने के नाते इसमें देखिए वर्ब जो यूज हुआ है वो वर का यूज हुआ है। इसी चीज पे हम ध्यान देंगे कि वर्ब जो है या यहाँ पे वर यूज हुआ इफ वाली क्लास में, और यहाँ देखिए जो प्रिंसिपल क्लास आपकी है, प्रिंसिपल क्लास में वुड का प्रयोग हुआ है। इस चीज का सदैव आप ध्यान देंगे। यानी कि जो प्रिंसिपल क्लास आप है इसमें देखिए वुड का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे वर का यूज हुआ है। यह आपकी क्लास है सब ऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। यह जो आपकी क्लास है यह है सब ऑर्डिनेट क्लास। इस रूल में हम लोग इसको देखेंगे।
उसके बाद रूल नंबर हम 20 देखते हैं। रूल नंबर 20 में कि काल्पनिक शर्त के जो वाक्य हैं, कहने का मतलब कि काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ क्लास यदि पास्ट परफेक्ट में तथा प्रिंसिपल क्लास वुड हैव, जो प्रिंसिपल क्लास होगी उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें जो शर्त हो वो काल्पनिक हो, यानी कि काल्पनिक शर्त हो इफ वाली क्लास में, तो जो इफ वाली क्लास होगी वह जाहिर सी बात है। सपोज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से तो और बेटर समझ में आएगा। इफ ही हैड कम टू मी, ही हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड, आई वुड हैव हेल्प्ड। कहने का मतलब अब यहां पे देख रहे हैं कि इफ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे यहां आया होता। ठीक है, अब इस क्लास में आप देख रहे हैं कि यदि वह एक कल्पना हो रही है कि यदि वह मेरे यहां आया होता तो मैं उसकी सहायता किया होता, तो मैं उसकी सहायता किया होता। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये जो आपका इफ क्लास है ये काल्पनिक शर्त वाला वाक्य है कि यदि आता, ये भी कल्पना है कि यदि वह कंडीशन है कि शर्त है कि यदि मेरे यहाँ आता तो मैं सहायता करता, मतलब उसके आने की शर्त है। इस नाते आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको जो है हम पास्ट परफेक्ट में रखे हुए हैं और उसके बाद जो है जो प्रिंसिपल क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास हमेशा ध्यान रहे गाइस कि यह जो है वुड का यूज करते हैं, उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस चीज को, यह रूल यहाँ पे हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लास, यदि जो है प्रिंसिपल क्लास किसमें हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, सॉरी प्रिंसिपल क्लास यदि जो है प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होती है, सब ऑर्डिनेट क्लास का जो वर्ब है वो किसी भी टेंस में हो सकता है। आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, ही says that children like to play। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है वह प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ देख रहे हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये भी किस में रखी गई है, प्रेजेंट में ही रखी गई है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं सेंटेंस, रवि says that he was writing a letter। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रवि शेष, यह जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है वह देखिए प्रेजेंट टेंस में है और जो सब ऑर्डिनेट क्लास है यह आपकी पास्ट में। कहने का मतलब कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो कहने का मतलब कि यदि यह जो है, एक और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्यूचर वाला भी, मोहन will say that his brother is a lawyer। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रिंसिपल क्लास है यह जो है फ्यूचर टेंस में है और यह जो आपकी सब ऑर्डिनेट क्लास है यह सिंपल प्रेजेंट में है।
तो कहने का मतलब कि यह रूल यही कह रहा है कि यदि आपका जो है प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में हो तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास है वो किसी भी टेंस में आप रख सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक गाइस, आई होप आप लोग इस रूल को समझ गए होंगे। इसको नोट भी आप लोग करते चलेंगे साथ साथ, तो काफी हेल्प मिलेगी समझने में। क्योंकि ये वर्ब का जो है सिस्टम है, यहाँ जो वर्ब के रूल्स हैं, वर्ब के रूल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, वन बाय वन करके हम लोग। अब आगे हम देखेंगे रूल नंबर, यहीं पे देखते हैं अगले रूल को। ये रूल कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लास, यदि जो प्रिंसिपल क्लास है वह पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में, राइट। तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी, सब ऑर्डिनेट जो क्लास होगी वो भी किस में होगी, पास्ट टेंस में ही होगी। अभी आपने देखा कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो किसी में हो सकती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी। जैसे राम सेड दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास जो आपकी पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे जो ये सब ऑर्डिनेट क्लास है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यह भी किसमें है, वास का यूज हुआ है, मतलब कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब पास्ट टेंस में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रूल को हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 23 कि सब ऑर्डिनेट क्लास यदि यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रकट करे, हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करे, तो उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। किस में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहां पे देख रहे हैं द टीचर सेड, ये जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है पास्ट में है। ठीक है, पास्ट में होने के बावजूद भी जो सब ऑर्डिनेट क्लास है इसको हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में है। क्यों, क्योंकि यदि सब ऑर्डिनेट क्लास शो करे यूनिवर्सल ट्रुथ को, हैबिचुअल एक्शन को, उस कंडीशन में हम सब ऑर्डिनेट क्लास को, बेशक जो है प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लास है वो हमेशा आपकी प्रेजेंट में होगी। एक और सेंटेंस देखते हैं, he said that dogs bark at strangers। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए पास्ट में है, लेकिन चूंकि कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत है, यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में रखा गया है। इस रूल का हम यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगला रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 24। 24 कह रहा है कि जैसे इसके माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से समझें कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट, ही मे स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल क्लास है, प्रिंसिपल क्लास मान के चलिए वह आपका प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, और सब ऑर्डिनेट क्लास के पहले जो है सो दैट हो, मतलब कि सब ऑर्डिनेट क्लास से उद्देश्य की प्राप्ति हो। जैसे सो दैट या कंजंक्शन का काम कर रहा है,
सो दैट कंजंक्शन का यूज हो, लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लास है इससे किसी उद्देश्य से प्राप्ति हो, उद्देश्य का पता चले। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि ही में स्टैंड फर्स्ट, वह जो है प्रथम आ सके। तो कठिन जो है परिश्रम करने का उसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसकी उद्देश्य प्राप्ति है कि कक्षा में प्रथम आना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी, सब ऑर्डिनेट क्लास में हम मे का यूज करेंगे। यानी कि यदि कंजंक्शन सो दैट का प्रयोग हुआ हो, कंजंक्शन से किसी जो है कारण का या उद्देश्य प्राप्ति का बोध हो रहा हो, तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी उसमें हम मे का यूज करेंगे। मे का यूज करेंगे कब? कि जब आपकी प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी। तो प्रिंसिपल क्लास आपकी प्रेजेंट में है तो यहां पे हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट में हो, जैसे ए तो प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है, और ये किसमें है, प्रेजेंट में, तो यहां पे किसका यूज हुआ है, मे का यूज हुआ है। ठीक है, किस कंडीशन में, कि जब कंजंक्शन से जो है किसी उद्देश्य प्राप्ति का बोध हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि ही वर्कड हार्ड so that he might get good marks। ठीक है, अब यहां पे देखिए भी कंजंक्शन सो दैट का यूज हुआ है, इससे भी उद्देश्य प्राप्ति का बोध हो रहा है कि ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था ताकि ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहां आप देखें प्रिंसिपल क्लास जो आपकी है ये पास्ट में है। अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होगी तो जो सब ऑर्डिनेट क्लास होगी उसमें जो यूज होगा वो माइट यूज होगा। यहाँ पे यही मतलब था कि प्रिंसिपल क्लास आपका अगर उद्देश्य प्राप्ति का बोध हो रहा हो कंजंक्शन से, तो प्रिंसिपल क्लास अगर आपकी प्रेजेंट में हो तो हम जो सबऑर्डिनेट क्लास में मे का यूज करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्लास वहीं पे अगर पास्ट में हो तो उद्देश्य प्राप्ति अगर सबऑर्डिनेट क्लास से हो रही हो, कंजंक्शन जो सो दैट लगा उससे हो रही हो, तो हम जो है सबऑर्डिनेट क्लास में माइट का यूज करते हैं। तो इन चीजों का जो है इस पे ध्यान देंगे। अगला जो रूल है, रूल नंबर जो है 25, इसमें गाइस बिल्कुल क्लियर है, आप लोग बहुत पहले से इसको समझ रहे हैं। जैसे टेल और स्पीक का जो यूज है इसको आप जान रहे हैं कि अगर झूठ बोलने की बात हो तो टेल का यूज करते हैं और सच बोलने की बात हो तो स्पीक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही टेल्स अ लाई, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, तो इस सत्य बोलने के लिए ट्रुथ और झूठ बोलने के लिए टेल, इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा हम सेल और विल का यूज देख लेंगे। सेल और विल का एक चीज तो कंफर्म है, जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। एक चीज बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, कोई यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जब विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट मतलब डिटर्मिनेशन का बोध हो, तो उस कंडीशन में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये भी आपने टेंस में पढ़ा होगा। लेकिन अन्य जो जैसे सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो शैल का यूज हम किन किन कंडीशन में करते हैं? शैल का यूज करेंगे सपोज जैसे कमांड हो, ठीक है, प्रॉमिस हो, कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन मतलब कि यदि इस तरीके का सेंस आ रहा हो तो हम जो सेकंड पर्सन है और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है इनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। जैसे हम देखें, यू शैल
have to take some medicine, right? You shall have to take some medicine, आपको कुछ दवाएं लेनी पड़ेंगी। गाइस इस सेंटेंस से देखिए कमांड का बोध हो रहा है, इससे क्या बोध हो रहा है? कमांड का। वहीं से दूसरा देखें कि you shall get a reward for your honesty। You shall get a reward मतलब कि तुम जो है रिवार्ड पाओगे फॉर योर ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, इस सेंटेंस से आपको देखिए क्या पता चल रहा है? प्रॉमिस का पता चल रहा है। ठीक है, वहीं पे दे शैल भी, ये देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ शैल आ रहा है। दे शैल बी punished, they shall be punished if they steal again। अब यहां पे आप देख रहे हैं थ्रेट का भाव आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब गाइस कि इस तरीके का अगर सेंस प्रकट हो तो ध्यान रहे कि हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। ये जो चीजें हैं जिससे सॉरी यहाँ पे कमांड होगा, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन, इनका अगर बोध हो तो हम वहां पे जो है यूज करते हैं किसका? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का। और वहीं पे आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो विलिंगनेस हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो और डिटर्मिनेशन हो, इस कंडीशन में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे। तो गाइस ये रहा जो है कुछ वर्ब्स के नियम जो कि हम डिस्कस किए रूल्स ऑफ वर्ब में, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के लिए अब इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।